अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से ही होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबकी सुबह बहुत खूबसूरत हो, मेरी यही दुआ है दिल से। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, सुबह से लेकर शाम तक हम सबका खूबसूरत दिन अच्छा गुजरे, अच्छा सा प्यारा सा दिन गुजरे। आई होप कल का बोनस एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। रिकॉर्डिंग करके बैठी थी, सोचा था बोनस दूं या आज रिकॉर्ड करके रख दूं, बोनस या आज। फिर सोचा क्यों ना आप लोगों की मोहब्बत में एक बोनस एपिसोड ही क्यों ना दूं। और यार कमेंट्स तो कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 मेरी स्टोरी को सुनते हो। 300 से अगर 50 भी कमेंट्स होंगे तो मैं तो खुश हो जाऊंगी, मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई। कमेंट्स में प्लीज़ मुझे पता तो चले कितने लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हो, कि उन्हें मेरी स्टोरियाँ कैसी लग रही है। लाइक्स तो नहीं कह रही हूँ, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा मुझे। ओके, अपनी स्टोरी की तरफ चलते, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सितारा अपनी माँ के कदमों के पास बैठकर घुटनों के बल अपनी माँ से बात कर रही थी। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सितारा खड़ी हो जाती है। उसकी माँ जो उसके दोनों हाथ नीचे थे उनका एक हाथ पकड़ती है और को ज़ोर से अपने गाल पर एक थप्पड़ रख के देती है। उन्हीं के हाथों से अपने हाथ को ले जाकर उनके हाथ को पकड़कर खींच के अपने गाल पर थप्पड़ मारती है। फिर एक दफ़ा दूसरे हाथ को भी ऐसे ही उठाती, फिर वो दूसरे गाल पर एक थप्पड़ मारती है। इस तरह करते करते तकरीबन 4 थप्पड़ वो खा लेती है अपनी माँ के हाथों से। उसकी माँ कह रही छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो सुनती नहीं। 5वें थप्पड़ के बारे में बात जब आती है तो उसकी माँ अपने हाथ को पूरी तरह से कस के पकड़ लेती है, जैसे कि उस टाइम उनकी हाथ ढीली थी। जब उनकी बेटी ने उनका हाथ उठा, अपना हाथ लेकर उनके हाथ में रखा और अपने गाल पर खींच के थप्पड़ मार देता। उसके थप्पड़ के निशान उसके दोनों गालों पर थे। जब अपनी माँ को उस हाथ को अपनी कस को पकड़ते हुए देखा तो देखने कहने लगी, आप क्यों रोक रही हो, आपको मुझे मारना चाहिए, आपको मुझे सज़ा देनी चाहिए। मैं तो आप ही की थी बेटी थी ना, आपकी खून आपकी कोख से पैदा हुई बेटी। फिर मैंने आपकी क्यों नहीं सुनी, क्यों मैंने दुनिया वालों की सुनी, क्यों मैंने उन लोगों की सुनी जिन्होंने मुझे आपके लिए नेगेटिव बनते हुए मजबूर किया है, क्यों नहीं। फिर से एक रख के अपने गाल पर थप्पड़ मारती है। तो उसकी माँ कहती है, प्रेरणा तुम पागल हो गई थी। हाँ, हो गई थी पागल, पागल ही तो हूँ, साइको ही तो हूँ। लोग जो मुझे नाम देते हैं उसी नाम पर ही तो कायम रहना है ना मुझे, पागल साइको। आपकी फीलिंग, आपके दर्द को मैं नहीं समझी। आपने मुझे पैदा किया, 9 महीने मुझे अपने पेट में रखा। इन 9 महीने में एक औरत को, एक बच्चे को कैरी करना कितना मुश्किल होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस दौर से नहीं गुजरी। लेकिन जो मैं डॉक्टर हूँ, बतौर डॉक्टर कह सकती हूँ कि बच्चे को 9 महीने तक अगर पेट में रखना, कैरी करना, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। कभी आपके दिल में क्या खाने को होता है, कभी आपके दिल कहता ही नहीं ये खाना नहीं खाना, कभी आपकी कंडीशन कैसी होती, कभी आपकी कंडीशन कैसी नहीं होती। एक डॉक्टर जान तो सकता है ना। अगर माँ नहीं बन सकता तो क्या हुआ, अभी तक माँ बना नहीं तो क्या हुआ, लेकिन डॉक्टर के पास वो सारी नॉलेज होती है कि ये बता सके कि 9 महीने तक एक बच्चे को संभालना, एक बच्चे को अपनी एक छोटी सी टमी में रखना किस कदर मुश्किल होता है। कहाँ कहाँ पर आप लोगों को तकलीफ़ होती है। कभी आपको लेटने में तकलीफ़ होती है, कभी आपको बैठने में तकलीफ़ होती, कभी कभी इस तरह से तकलीफ़ होती कि आप सो भी नहीं पाते हो। इस 9 महीने तक आपकी कंडीशन ऐसी रहती है। और मैंने एक झटके से उन 9 महीनों के हिसाब को हटा के आपसे सिर्फ नफ़रत, बदतमीज़ी, आपकी बेइज्जती ये सब करती रही हूँ। मैंने सोचा ही नहीं था कि एक तरफ का फैसला क्यों सुन रही हूँ, एक तरफ की बातें मैं क्यों सुन रही हूँ। सबने मुझसे कहा, डॉक्टर रेहान ने, डॉक्टर रेहान की मोम ने, सबने मुझसे कहा कि तुम गलत कर रही हो सितारा, तुम्हें 2 पार्टियों की बातें सुननी चाहिए। तुम्हारे बाप ने जो चीज़ें तुम्हें दिखाई वो तुम देखो, हम मना नहीं कर रहे ना देखो, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की भी चीज़ों को देखना पड़ेगा, अपनी माँ की भी चीज़ों को सुनना पड़ेगा। लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। आज सबके सामने आपसे इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मैंने अकेले में आपकी बेइज्जती की है। कभी भी किसी के सामने नहीं की। हाँ, की है उन लोगों के सामने जो आपके अपने हैं, जो आपसे बेतनाशा प्यार करते हैं, उनके सामने आपकी बेइज्जती की है। उनके सामने मैंने आपको बहुत गंदी गंदी बातें कही हैं। एक बेटी होकर अपनी माँ पर इतनी चीज़ें कहना सही बात नहीं थी, लेकिन मैंने की हैं। आपको सुनाया, आपको बहुत सी चीज़ें कही हैं जो एक बेटी तो नहीं कह सकती, एक औरत को भी कहने का हक नहीं है। एक औरत दूसरी औरत की बेइज्जती
नहीं कर सकती, लेकिन मैंने की है। मैंने दोनों तरफ से आपकी बेइज्जती की है। एक तो मैं एक औरत थी, दूसरी तो मैं आपकी बेटी थी, आपकी बेइज्जती की थी। लेकिन मुझे तब तक ये चीज़ें पता नहीं थी ना। और हाँ, दुनिया कहती सबूत, सबूत सब चीज़ें मायने रखता है, और ये झूठ भी नहीं है। सबूत ही तो चाहिए होता है हम जैसे नाकारा इंसानों को। सबूत के बिना कुछ नहीं चाहिए। बोले इंसान चीख चीख के बोल रहे, सबको सुना है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, लेकिन 10-20 सबूत अगर उसके खिलाफ खड़े हों, झूठे ही सही, तब भी जज भी यही कहेगा कि आप गुनहगार हो। आपके पास सबूत नहीं अपनी बेगुनाही साबित करने का, आप गुनहगार हो। उस तरह से मुझे भी यही लत लग गई थी, यही चीज़ मुझे भी सबूत चाहिए था। और एक इंसान ने अपनी जान देकर अपनी सबूतें रखी हैं, तो मैं कैसे उन सबूतों को झुकला सकती हूँ? कैसे मैं ये कह सकती कि नहीं, उस इंसान ने झूठ बोला है, जब वो मर चुका है, वो मर रहा था, मरते हुए कुछ चंद सांसों में उसने मुझे जो बातें बताई, उन्हें सुनने के बाद मैं कैसे यकीन नहीं करती? आप बताइए कैसे? और देख लीजिए, यकीन करने के बाद मैंने क्या किया है। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। अपनी माँ की बेगुनाही साबित कर रही थी, मैं उन्हें कैरेक्टर लिस्ट से हटा रही थी। उनका कैरेक्टर में कोई दाग नहीं है, ये चीज़ मैं आपको दिखा रही लोगों को। जिन लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हुई, जिन लोगों के सामने आपको इस हॉस्पिटल से निकलने के लिए मजबूर किया गया था, उन्हीं लोगों के सामने मैंने आपकी बेगुनाही लाई है आज। वो इंसान अपने मुँह से माने या ना माने, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरे पास इतने सारे सबूत हैं ना कि उस इंसान की इज्जत की दो कौड़ी कर सकती। जो इज्जत उसने बनाई है ना अपने इतने सालों से, एक अच्छा पति, एक इस क्या कहते हैं, एक अच्छा पति, एक मासूम पति, उसकी बीवी ने धोखा दिया है वैसा पति, उसकी बीवी ने उसके बच्चे को छोड़ दिया है, उसे छोड़ दिया है, उसकी सारी दौलत को उसके मुंह पे मार दिया है अपने। ये सारी चीज़ें जो मैं कहना हम नहीं चाहती, पहले गलती की अब नहीं कर सकती। सो वो अपनी आंसू को, उसकी आंखों में आंसू भी नहीं थे लेकिन दर्द था। वो रो नहीं पा रही थी, लेकिन उसके दिल में जो दर्द है वो लफ्ज़ों में बयान कर रही थी। उसकी आंखों में एक कतरा भी आंसू नहीं आता है, क्योंकि आज तक सितारा को किसी ने रोते हुए नहीं देखा है। और सितारा के आंसू उसी वक्त सूख चुके थे जिस वक्त उसकी मोहब्बत ने उसे धोखा दिया था, उस वक्त। इसके बाद उसने रोना छोड़ दिया, तो वो सबके सामने कहती, सो मैंने अपनी मोम की बेगुनाही साबित कर दी है। उसकी आवाज़ में दर्द था। अब आप लोग बताइए, मिस्टर अनुराग वासु के साथ क्या किया जाए? बताइए ज़रा। आप लोग वही लोग हैं ना जिन्होंने चीख चीख कर मिस्टर अनुराग वासु को कहा, धक्का मार के निकाल इस हॉस्पिटल से, इस औरत को इस हॉस्पिटल में ज़रूरत नहीं। बहुत सी चीज़ें जो मुझे पता चली, जिन जिन लोगों ने कहा है, मैं उनके खिलाफ क्या करूँ? आप लोग भी वही करते हो जो मैंने किया है। आप लोगों को भी सबूत चाहिए ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सबूत सबूत होता है। आप लोगों को गलत जगह पर गलत सबूत दिखाए गए हैं, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन यही था जो होना चाहिए, नॉर्मल इंसान का होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता किसी के पर्सनल मैटर में आप लोग को गुस्सा नहीं चाहिए? आप लोग हो, लोगों को सिर्फ बातें करना आता है, लेकिन मेच्योर वो लोग इंसान हैं जो लोगों की बातें सुने भी अपनी करें, जो उसका दिल मानता है। अगर आपका दिल मानता है कि वो इंसान गुनहगार नहीं है, तो उसी बात पर डटे रहिए। जिस तरह के यहाँ के सीनियर डॉक्टर थे मेरी मोम के लिए कड़े, जिन्होंने अपनी बात रखी और उस लड़की को मेडिकल लाइफ में जीने का हक दिया। मुझे खुशी है ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, तभी तो अभी तक दुनिया कायम है। अगर ऐसे लोग ना होते तो दुनिया कब का ख़त्म हो चुका होता, कब का ज़मीन आसमान और आसमान ज़मीन में मिल चुका होता, कह सकते हैं। लेकिन अच्छे लोगों की वजह से अभी तक ये दुनिया कायम है। हम लोग कहते हैं यार बारिश नहीं होती, यार ये नहीं होता, यार वो नहीं होता, यार काश। आपको एक मिसाल देती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास एक केस आया था, बहुत अजीब केस था मेरे पास। तो वो इंसान आता है तो कहता है मुझे मौत चाहिए। मैं हैरान थी, ओ जिंदा सलामत मेरे सामने खड़ा है, उसे मौत चाहिए। तो मैंने कहा तो मौत की अजीब, मैं भी तो एक पागल, एक साइको थी उस टाइम, अभी तक भी हूँ, उस टाइम की बात नहीं करती, अभी तक। तो उसने कहा मुझे मौत चाहिए। अच्छा तो तुम कहीं और जाके मर जाओ। नहीं, मुझे ऐसी मौत चाहिए कि मैं मारूं भी, लेकिन मैं लोगों को ये ना बताऊं मैं खुद से मारा हूँ। ऐसी मौत कैसे मिल सकती है? हाँ, तो मैंने उसकी बात सुनी, तो मैंने कहा देखो, मरने के बहुत से तरीके हैं। छत से गिर जाओ, जहर पी लो, गाड़ी के नीचे आ जाओ, अपनी गाड़ी का ब्रेक फेल कर लो, ऐसे ऐसे सारी टेक्नोलॉजी जो मरने के लिए होती है मैंने उसे दे दी। तो उसने मेरी बात सुनी। पता है उसने मुझसे क्या कहा?
मैं खुद से मरना नहीं चाहता। मैं मरना तो चाहता हूँ, लेकिन अपने हाथों से खुद की मौत नहीं करना चाहता। मैं ज़िंदगी भर आग में जलना नहीं चाहता। मैं जहन्नुम की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ की आग को तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, यहाँ की आग को जलेंगे, बुझा देंगे, इलाज करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। अगर ऊपर वाले की आग में जलेंगे ना तो ज़िंदगी भर जलते रहेंगे। और जहाँ तक मेरे बुज़ुर्ग कहते हैं, उन्होंने कहा है अगर आप सुसाइड करोगे ना तो आए दिन आपको सुसाइड करना पड़ेगा वहाँ उस दुनिया में, जो एक दुनिया वहाँ है वहाँ पे। तो मैंने कहा तो फिर खुदकुशी करने का सवाल ही तुम्हारा पैदा नहीं होता, तुम जब ये सोचते हो तो कहने कि हाँ मैं ये सोचता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? छोड़ दो। क्या मतलब छोड़ दो? देखो तुम मौत की तलब कर रहे हो। मैंने उससे जब कहा तुम मौत की तलब कर रहे हो तो तुम्हें मौत मिलेगी नहीं। तुम दुनिया की तलब करो, दुनिया के साथ जीने की तलब करो, दुनिया के साथ घूमने की तलब करो, यानी कि मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे जीना है, ये कहते जाओ। मौत खुद ब खुद तुम्हें आके अपने बाहों में लेके चली जाएगी। ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। हम जिस चीज़ की तलब करते हैं ना वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। मिल जाती है हमारी मेहनत के बाद, हमारी दुआओं के बाद कहीं जाकर वो चीज़ हमें मिलती है जिसकी तलब हमें होती है। और जो चीज़ हमारी तलब की नहीं हो वो नहीं मिलती। अगर वो चीज़ सही होती है तो हमें मिलती है। अगर वो चीज़ गलत है, चाहे हम जितना भी मांगे, कितना भी हम मांगे ऊपर वाले से, वो हमें देगा नहीं, क्योंकि उसकी तलब तो सही है हमारी, लेकिन शायद वो हमारे हक में अच्छी चीज़ नहीं होगी। शायद उस गलत चीज़ को रोकने के लिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती और हम इंसान नाकारा होते हैं, बदतमीज़ होते हैं कि हमारी दुआ तो कबूल हो रही नहीं है, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, ये करो वो करो, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन जो चीज़ हमारे हक में बेहतर होता है वो हमें मिलता है, जो हमारे हक में बेहतर नहीं होता वो हमें नहीं मिलता। दुआ में हम पहले सबसे पहले ये चीज़ मांगते, जो चीज़ हमारे हक में बेहतर हो वो हमें मिले, फिर हम अपनी दुआएं मांगते हैं। एम आई राइट? उसी तरह अब आप मौत मांग रहे हो लेकिन आपको मौत नहीं मिल रहा क्योंकि वो आपके हक में नहीं है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी मांगोगे, ज़िंदगी के अंदर गुम जाओगे ना तो खुद ब खुद मौत आके आपको लेके जाएगी। और यही हुआ उस इंसान के साथ। 2 साल बाद मुझे ये मैसेज आया कि जो पेशेंट मेरा था उसका एक नॉर्मली अटैक से डेथ हो गई। तो मैं सोचने लगा, देख लो उसने ज़िंदगी की चाह की, मौत उसे अपने बाहों में लेके चली गई, ना उसकी भी सुनी ना अपनी कही। मतलब जो उसने कहा कि सुसाइड नहीं करना, नॉर्मल मौत होनी चाहिए, वैसे ही हुआ उसके साथ। फिर मैंने भी पता लगाने की बहुत कोशिश की और मुझे जब पता चला कि वो अपने मौत मरा है, ना कि उसने किसी के सामने मौत की फरमाइश की, कुछ भी नहीं। अभी तो वो ज़िंदगी इंजॉय करने की शुरू कर रहा था। जब मुझे पता चला तो मैं कहने लगा ये लो, ये भी एक इंसान है, ऐसे भी इंसान होते हैं। तो मेरे लिए यही चीज़ है, जो चीज़ आपकी है वो आपको मिल जाएगी, जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपको नहीं मिल सकती। मेरा ये सोचना है। मैंने आपको ये बात इसलिए कि आप लोग हैरान होंगे, ये बात में इस बात का क्या कॉम्बिनेशन है। मेरी मॉम को एक धक्का लगना था, वो धक्का उतने लोगों के समझाने के बावजूद भी कि वो लड़का सही नहीं है, वो लड़का बिल्कुल सही नहीं, फिर भी उन्हें धक्का लगना था। तो उन्होंने उनसे शादी की। उनकी लाइफ को उस दर्द से गुजरना था जिस दर्द को वो इसकी फैमिली ने बचाना चाहती थी, उसी दर्द में से जाना था। इनके नसीब में जो था उन्हें मिल गया। अब मिस्टर वासु के नसीब में जो होगा वो उन्हें मिलेगा। बट इतना याद रखिए मिस्टर वासु कि आपको अब आपके हर हिसाब का जवाब देना होगा। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए उन सारे लफ्ज़ों का जवाब देना ही होगा। आप बोले या ना बोले, मेरे पास सबूत बहुत है। और तब वहाँ से एक डॉक्टर सामने आता है और डॉक्टर सीधा आके, एक लेडी डॉक्टर थी जो सबसे ज़्यादा शायद सीनियर उस टीम में सबसे ज़्यादा सीनियर थी, तो आके उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो फिर ना मेरी बात सच हो गई ना। तो डॉक्टर को देखकर कस के हक कर लेती प्रेरणा, क्योंकि उनकी प्रोफेसर थी। तो कहती है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे पास सबूत नहीं है, तुम्हारे पास गवाह नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने का। जिस बच्ची को तुम लेने के लिए तरस रही हो, जिस बच्ची के लिए तुम रो रही हो, गिड़गिड़ा रही हो, मांग रही हो, अदालतों से मांग रही हो, ऊपर वालों से मांग रही हो, वो तुम्हें अभी नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन मिलेगा ना, उस दिन वो तुम्हारे दामन के सारे दागों को, सारे कीचड़ को साफ कर देगा। सारे कीचड़ जो तुम्हारे दामन में लगे हैं ना, उन सब को हटा देगा। देख लो आज तुम्हारा दामन बिल्कुल साफ पाके बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम पहले थी। अभी तुम्हें कोई भी ये नहीं कहेगा तुम
एक भागी हुई औरत हो, अपने बच्चे को छोड़ के भागी हुई हो, नहीं। अब तुम्हें ये इस चीज़ से लक़ब दिया जाएगा, तुम वो डॉक्टर हो जिसने अपनी लाइफ की ना सोचकर एक पेशेंट को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाया है। तुम ये डॉक्टर हो और तुम्हारी मिसालें हर डॉक्टर को लेनी चाहिए और हर डॉक्टर को तुम्हारी मिसाल देनी भी चाहिए कि अगर कोई आप जैसा हो ना तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और मुझे खुशी है इसके बाद भी तुमने अपनी चीज़ें रोकी नहीं है, अपने आप को परफेक्ट डॉक्टर बनाए। और तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सी तारीफ़ सुनी है और आज तुम्हारी बेटी के मुँह से तुम्हारी तारीफ़ सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और तुम्हारी बेगुनाही तुम्हारी बेटी ने साबित की है, इस बात की तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। जो इंसान कितना भी गलत कर ले, कितना भी गुनाह कर ले, उसको एक न एक दिन हिसाब देना ही होता है, चाहे यहाँ हो चाहे ऊपर हो, दे देता है। लेकिन तुम बहुत खुश नसीब हो, इतने हाँ तकलीफ़ तुमने बहुत सालों से काटी है, लेकिन अब तुम्हें उन सारी तकलीफ़ों का अर्जाना तुम्हारी बेटी की सूरत में मिल चुका है। तो हमेशा खुश रहो और हाँ इसे थोड़ा नॉर्मल कर दो, जो थोड़ा बहुत नॉर्मल नहीं है ना उसे नॉर्मल कर देना। ये कहकर वहाँ से लोग जाने लगते हैं, सब लोग आराम आराम से अपने अपने जगहों पर जाने लगते। कुछ पार्टी करते, कुछ लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग मिस्टर अनुराग को बहुत कुछ सुना रहे थे। वहाँ बेटी में अनुराग वासु एक नज़र टीवी को देखता है, उसके पास जो जग पड़ी थी पानी से भरा हुआ जग, वो जोर से उस टीवी को मारता है, मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया सितारा, तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम दो माँ बेटे को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर जैसे ही उठने की कोशिश करता है, धड़ाम से अपने बेड से नीचे गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज़ जो उनकी वाइफ थी बाहर थी, डॉक्टर से बात कर रही थी कि वो अपने हस्बैंड को यहाँ से ले जाना चाहती है। तो उनको डॉक्टर कह रहे हैं हाँ ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रा संभाल के। जब वो अंदर आते तो देखते कि वो ज़मीन पर फिर से गिर चुका है और उसके सर फर्श पर लग चुकी है, तो वो बेहोश हो चुका है। तो कहते ये देखिए आप इस कंडीशन में से ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नॉर्मल नहीं लग रहा, अब नॉर्मल वाली हरकतें कर रहे हैं आपके हस्बैंड। लेकिन डॉक्टर आपने कहा था इनकी रीढ़ की हड्डी तो हमेशा के लिए, हाँ कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो मेडिकल मैंने कुछ फिर से टेस्ट करवाए, उस टेस्ट में पता चला इनकी रीढ़ की हड्डी की इतने मसले नहीं, बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना है जिसकी वजह से ये अब फिर से चल फिर सकेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। लेकिन आपको फिर से कहता हूँ आपके हस्बैंड अच्छे इंसान नहीं हैं। अब जो भी है मेरे हस्बैंड है और मेरे बच्चे के बाप हैं। ओह लेकिन आप इस इंसान के चतुर छाया में अपने बच्चे को मत रखिएगा, क्या पता हो फिर से एक दूसरा अनुराग वासु पैदा हो जाए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से हट जाता है, उसकी आंखों में आंसू थे, वो भी वहाँ पर बैठ जाती चेयर पर और रोने लगती, रो रही थी, वो अपने नसीब को रो रही थी। उसके भी साथ वही हुआ था जो प्रेरणा के साथ हुआ था, उसके साथ भी वैसी चीज़ें हुई थी जो प्रेरणा के साथ हुई थी। हाँ बशर्ते उनके साथ हाथ उठाया नहीं गया था, उनको मारा नहीं गया था, क्योंकि जिस शहर जिस मुल्क में वो लोग थे ना, एक भी टच कर लेता तो वो उस वक्त जेल की सलाखों में होता। इसलिए उन्होंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, कभी उसे बातों से टॉर्चर नहीं किया। लेकिन उनकी चीज़ें वैसी थी जैसे प्रेरणा की थी। अब वो अपने पेट पर हाथ रख के कहती है कि मैं दूसरे अनुराग वासु को पैदा कर रही हूँ या मैं दूसरी सितारा को पैदा कर रही हूँ। वो लेडी सोचने लगती है। तब वहाँ पर एंट्री होती डॉक्टर रियान की। डॉक्टर रियान कहते मुझे अभी डॉक्टर ने कॉल करके बताया था कि ये बेड से नीचे गिर गए थे और फिर टीवी की तरफ देख गए थे, ये नहीं सुधरेंगे। तो उनकी तरफ आके कहते आप ठीक हो। तब उनकी मिसेस भी उनके साथ थी, तो वो कहती है तरह से देखो। तो जब उनको चेक करके कहती शी इज़ प्रेग्नेंट, ये माँ बनने वाली है। तो वो उनकी तरफ देख के कहती हाँ इतने सालों से इस चीज़ का इंतज़ार किया था, लेकिन सोचा नहीं था कि ये चीज़ होगी। मैं इसे छोड़ सकती हूँ लेकिन छोड़ भी नहीं पाऊँगी, शायद सुधर जाए। आपको क्या लगता है ये नहीं सुधर? इतने सालों में हम लोगों को ये नहीं थी, ये सुधरने वालों में से नहीं है। अगर इसके दुम को कुत्ता कह सकते ना, एक कुत्ता डॉगी, उसके दुम को इतने साल तक अगर आप एक पैंप पे रखोगे भी ना, 100 साल तक भी रखो, तब आप उस पैंप से निकालोगे पाइप से, तो उसका दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगा। ये वैसे ही इंसान है, ये सुधरने वालों में से नहीं। अगर आपको डॉक्टर ने बता दिया होगा तो अब आप बताइए कि आपको क्या करना है। फिर भी आपको आप इन्हें ले जाना है, शौक से ले जाइए, इनका ऑपरेशन करना शौक से कीजिएगा। मैं सितारा से बात करती हूँ इस बारे में, लेकिन सितारा इस बार उन्हें माफ़ नहीं करेगी जब तक अपनी माफ़ी खुद से वो उसकी मोम से नहीं मांगेंगे, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अब वो सितारा अपनी माँ की बेगुनाही साबित कर चुकी है। अब आगे देखिए कि क्या होता है, देखती रहिए प्लीज़। और आप अपने आप को संभालिएगा, हो सके तो इनसे दूर रहिएगा। अपने बच्चे को न सितारा बनाइएगा न दूसरा अनुराग बनाइएगा,
क्योंकि माँ बाप बच्चे को ढाल होते हैं। अगर माँ को कुछ हो तो बाप के आसरे पर बच्चे को मत छोड़िएगा, क्योंकि बाप अपनी बच्ची को वो प्यार, वो चीज़ें नहीं दे सकता जो प्यार, वो मोहब्बत एक माँ को दे सकती है। आपके पास अभी स्टार्ट ही हुआ है इस चीज़ जर्नी को समझिएगा। अगर आपको लगे ये इंसान आपकी और आपके बच्चे के लायक नहीं है तो शौक से आप इन चीज़ों को ख़त्म कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ ब्राइड है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिस तरह से प्रेरणा आंटी को कमी नहीं थी किसी चीज़ की, इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला किया है। लेकिन अब उनका डिवोर्स भी हो चुका है, फाइनल डिवोर्स ख़त्म हो चुके हैं। अब वो बिल्कुल पूरी तरह से आज़ाद है। अब उनके साथ वासु लगेगा नहीं, अब वो प्रेरणा है, प्रेरणा सिंह, और वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से गुजार सकती है। बस इतना कहना है, आपके पास एक मौका मिलेगा, आपके पास अभी मौका है। एक कुछ वक्त तक चुप रहिएगा, इस बात को भी मत बताइएगा कि इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, ये चल फिर सकते हैं। अगर ये सुधर गए तो ठीक है, वरना तो आपको जो करना है आप कीजिएगा। आप यहाँ से ले जाना चाहते हैं, शौक से ले जाइए। अब वो सितारा को इनके बयान की ज़रूरत नहीं है। सितारा ने अपनी माँ की बेगुनाही सबके सामने रख दी है, और अगर इन्होंने फिर से सितारा के सामने आई तो मैं सितारा को रोक नहीं पाएंगे पागलपंथी करने और साइकोपंथी करने के लिए। प्लीज़ कब लेके जाना है मुझे बताइए, मैं आपकी सारी तैयारी कर देता हूँ। तो डॉक्टर सितारियान की तरफ देखे थे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं मौका देना चाहती हूँ इन्हें, और इन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर इसके बाद मैं जो करूँगी मेरी मर्ज़ी। आपने जैसे कहा था, मैं वाकई नहीं बताऊँगी कि ये बिल्कुल ठीक है, ये चल सकते, मैं देखना चाहती हूँ। मैं अपने नसीब को एक बार आजमाना चाहती हूँ। क्या पता मेरी लाइफ प्रेरणा की तरह ना हो, और मेरी बच्चा, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, वो सितारा की तरह ना हो, और ना अनुराग हो, शायद उससे अच्छा हो। ठीक है, फिर हम आपके लिए दुआ कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर वो अपनी वाइफ को वहाँ से हाथ पकड़ के लेके चली जाती। तब उनकी वाइफ कहती है, आपको ये मेडिसिन वगैरह का, ये आपकी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, खाने पीने पे तवज्जो दीजिएगा, और हाँ हो सके तो बाहरी चीज़ें मत उठाइएगा। और अपने हस्बैंड तो आपके हस्बैंड अब बाहरी हो चुके हैं, आपको ये बात अब इन्हें पहले ही बता देना चाहिए, ताकि आप उन्हें टच करना और किस करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इस कंडीशन में आप उनका देखभाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खुद की देखभाल की ज़रूरत है। ओके, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। तब डॉक्टर रियान के हाथ को कस के पकड़ के कहती, फाइनल ही आंटी के ऊपर जितने भी दाग थे, जितने भी एलिगेशन थे, जितने भी इल्ज़ाम थे, सब कुछ सितारा ने दूर कर दिए। सितारा ने तो ये सब दूर कर दिया, लेकिन आगे क्या? क्या मतलब आगे क्या? मुस्कान, ओ मुस्कान, ये बात तो सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि आज उसकी मॉम को भी डिस्चार्ज मिलने वाला है। तो क्या होने वाला है, चलो देखते हैं क्या होने वाला है। तब वहाँ दूसरी तरफ, जहाँ पर हॉस्पिटल में सब कुछ पार्टी वगैरह ख़त्म हो चुकी है, सब लोग आके प्रेरणा को मुबारकबाद देते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं अपनी बातों की, अपने लफ्ज़ों की, जो उन्होंने उनके ऊपर लगाए थे, इल्ज़ाम लगाए थे, उन सब की माफ़िया एक एक डॉक्टर मांगते मांगते वहाँ से हट जाते। तब सितारा आके कहती है, सो अब आपको क्या करना है, चले घर? कौन से घर? जहाँ हम रहते वहाँ पे नहीं, जो हमारा रियल घर है वहाँ पे, जहाँ किसी और औरत का कब्जा है वहाँ पे। मुझे वहाँ नहीं जाना। वो घर दादी ने आपके नाम और मेरे नाम एक साथ किए, तो वहाँ पर वो लोग ज़बरदस्ती बैठ चुके। मुझे किसी को भी कहीं से नहीं निकालना। तो आप क्या चाहते हैं? आप उस 2 कमरों वाले घर में अब भी रहना चाहती हैं? बिल्कुल, मुझे वो पसंद है, क्योंकि वो मेरा घर है, मेरा अपना घर, जिसे मैंने खरीदा है। पता है, लेकिन आपने मुझे उस घर में शिफ्ट कैसे किया? और कैसे कैसे? ये तो सब उस जज की वजह से हुआ। तब वहाँ पर वो जज आके कहती है, कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। उन्हें देखकर उनका आशीर्वाद लेने लगती है। अरे अरे अरे, जीती रहो, खुश रहो, और सदा इसी तरह खुश रहो। तुम्हारी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है, वैसे तुम्हें डॉक्टर नहीं एक वकील बनना चाहिए था बेटा। तो कहती, वो उन्हीं की तरफ गौर से देखती है, अरे ये मुझे पहचान नहीं पाए। ये वो इंसान है जिन्होंने मुझे ये कहा था कि वो अग्रीमेंट्स बनाओ जिसमें तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी पढ़ाई पर रोक ना सके। ये वो इंसान है जिसने तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहने के लिए कहा है, और तुम्हारे बाप के सामने। क्योंकि जब जब मेरी केस होती थी ना, सुनवाई होती थी, तो इन्हीं की अदालत में होती थी, यही वो जज होती थी। मैं इतनी खुश नसीब थी कि हर जगह ये मेरी हिफाजत, हर जगह मुझे ये सेफ रखती थी। ये वो इंसान है जिसने हर तरफ से मुझे मदद की है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, सबूत, झूठा सच्चा सबूत होना चाहिए, वही होता था मेरे साथ।
मेरे खिलाफ इतने सारे सबूत थे, मेरी नेगेटिव पेश को दिखाने के लिए इतने सारे सबूत थे, मेरी बेगुनाही के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन इन जज साहिबा ने अक्सर मेरी मदद की। इस मदद को मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उसने तुमसे मिलने की मुझे इजाज़त दी है, तुम्हारे साथ रहने की इजाज़त दी। जब तक तुम बालिग नहीं होती तब तक तुम मेरे साथ रह सकती थी, और तुम्हारी ज़िद में, तुम्हारे गुस्से में तुम मेरे साथ रहती थी, तुम मुझे सुनाती थी तो सर झुका लेती थी। लेकिन अब नहीं। वो उसके चेहरे को पकड़ के अपने सामने करके कहती, तुम मेरी वो बेटी हो जित मेरे इतने दर्द, इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी मुझे तुम्हारे चेहरा देखकर मुझे खुशी होती थी। मुझे खुशी होती थी कि मैंने एक जन्नत पाई है तुम्हारी वजह से। नाराज़ हो, गुस्सा हो, मुझे पता था, लेकिन जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा, तुम सबसे ज़्यादा मेरे दर्द को काटने वाली मेरी बेटी कहलाओगी। जो मेरी जितनी तकलीफ़, मेरे जितने दर्द काटे ना, उन सारे दर्दों को ख़त्म करने वाली मेरी बेटी कहलाओगी, प्रेरणा की बेटी। और देख लो, आज सब तुम्हें मेरी बेटी कह करके पुकार रहे हैं। प्रेरणा की बेटी जिसने समझदारी से अपनी माँ के ऊपर इतने सारे इंजाम थे, उन्हें हटा लिए। अब कल का सुबह मेरे लिए बहुत खूबसूरत सुबह होगा। कल का सुबह की बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इंतज़ार है मुझे। मेरी इस नई सुबह के साथ, तुम्हारी नई सुबह के साथ, हम लोगों के रिश्ते की नई सुबह के साथ सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ। ठीक है। और उनकी तरफ देख कर कहते, इनका पैर छू। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम छूना नहीं चाहते कोई, लेकिन वो छू लेती उनके पैर को और उनके सर पर से ला के कहती, खुश रहो और अपनी माँ का इसी तरह साथ दो। तो मेरा रिटायरमेंट ख़त्म हो चुका है भाई, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। मुझे रिटायरमेंट की आज आखिरी दिन था, तो मैंने सुना कि तुम यहाँ पर, और डॉक्टर रियान की मम्मा ने मुझे यहाँ पर्सनली बुलाया है कि तुम्हारी बेगुनाही यहाँ पर सबके सामने आने वाली। तो कल तक मैं रिटायरमेंट होने वाला है, तो 2 दिन मैंने बढ़ा दिए हैं, क्योंकि तुम अगर चाहो तो मिस्टर अनुराग वासु पर केस कर सकती हो, उन्हें अदालत में बुला सकती हो और उनके ऊपर जितने भी चाहे चार्जिंग लगा सकती हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो गवाह उन्होंने खड़े किए इतने साल पहले, उन सबको कटेरे में ला सकती हो। अब तुम बोलो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि बतौर जज में तुम्हें यही कहूँगी, उन्हें सज़ा दिलाओ। ठीक है, उनको सज़ा दिलाओ कि शायद वो सुधर जाए। नहीं सुधरेंगे, उन्हें अगर आप जेल में बंद भी करोगे तब भी वैसे ही रहेंगे और बाहर निकलेंगे और ज़्यादा खतरनाक खराब चीज़ें करने लगेंगे। मुझे किसी को सज़ा नहीं देना है, प्रेरणा कहती है। तब डॉक्टर सितारा कुछ कहने ही वाली थी तो उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के बात स्टार्ट कर देती है, मुझे मेरी बेटी मिली, यही बहुत है। मुझे मेरे ये वो इज़्ज़त मिली है जिस इज़्ज़त की मुझे ज़रूरत थी। मुझे यहाँ पर अगर ना भी मिलती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर सारे लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, सब लोग मुझे अच्छा समझते हैं। इस हॉस्पिटल को छोड़ के बाकी कोई भी हॉस्पिटल में मेरी बुराई नहीं होती, मेरी चीज़ों की बारे में बात नहीं होती, वो मेरे कपड़ों पर कीचड़ नहीं उछालते थे। नहीं, अगर आज मैंने अनुराग को सज़ा दी, आज मैंने उन लोगों को सज़ा दी, क्या पता कल को वो आएंगे, बाहर निकलेंगे, क्या मुझे छोड़ देंगे? क्या वो इतने साल जेल में रह के बदला लेने के लिए तैयारी नहीं करेंगे? क्योंकि वो लोग भी अब इतने नॉर्मल लोग तो नहीं हैं, बड़े बड़े लोगों में इनका नाम शुमार होता है। तो मैं यही सोचती हूँ, लेकिन एक बार उन्हें को सज़ा देना चाहिए। जज साहब, मैम ठीक कह रही है, जज मैम ठीक कह रही है कि आपको उनके खिलाफ एक FIR काटनी चाहिए। मुझे नहीं करना, सब मैंने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया, वो खुद अपनी सारी हिसाब किताब कर लेगा। मुझे मेरी बेटी चाहिए जो मुझे मिल चुकी है, मुझे मेरी बेटी का प्यार चाहिए, और जो 2 लफ्ज़ जो एक माँ सुनना चाहती है अपनी बेटी के मुँह से, वो लफ्ज़ मुझे सुनने को मिलेगा तो मुझे सब कुछ माफ़। बस इतना मैं कहूँगी कि मैंने सारी चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दी। अब उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी ज़िम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ठीक है। और हाँ मैम, थैंक यू सो मच, आप अपना रिटायरमेंट ले लीजिए, क्योंकि आपने मेरी वजह से अपना रिटायरमेंट लिया नहीं, और मेरी वजह से आपने मेरे केस को अपनी ही अदालत में रखा, किसी और अदालत में जाने नहीं दिया। इसके लिए थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी जज थी, बहुत अच्छी नेचर वाली जज थी, आपने इन सब के फैसले करने में माहिर है। आप वो इंसान हैं, अगर कई बहुत से जैसे मुश्किल रात वाली लेडीज़ को आप जैसी जज मिले ना तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। उन्हें इस तरह के जज नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ सबूतों के बिना पर लोगों को सज़ा सुनाए। आप वो जज हैं जिन्होंने सबूत देखे भी हैं, लेकिन उनके चेहरे, जो मुजरिम थे उनके चेहरे को भी देखा है, और उस फैसले को दूसरी बार रिपीट करने के लिए कहा गया है, और आप कामयाब भी हुई। आप बहुत अच्छी हो, और इसकी बात इस चीज़ की सबूत ये है कि आज तक आपको लोग याद करते हैं आपके नाम से, आपकी पहचान से।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो उनके गले लग जाती तो कहती जीते रहो, सदा खुश रहो, तुम मेरी वो लड़की हो। तुम्हें पता है तुम मेरी ज़िंदगी में कब आई प्रेरणा? जब मैं फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा जज की कुर्सी में बैठने वाली थी। क्या? वो दिन मेरा पहला दिन था जज की कुर्सी में बैठने के लिए। तो सबसे पहले मुझे तुम्हारे सिग्नेचर करना पड़ा। फिर उसी टाइम पर मेरे पास एक ऐसे ही केस आया, डिवोर्स केस, जहाँ हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत कुछ सुना रहा था, बहुत कुछ बता रहा था, लेकिन वो औरत चुप थी, वो कुछ कह भी नहीं रही थी, खामोश थी। तो मैंने उससे पूछा, अकेले में पूछा। जब उसने सारी बातें बताई तब मैंने फैसले पर आसानी की और मैंने वहीं से सोचना स्टार्ट किया कि तुम जैसी औरत, कोई भी ऐसी औरत मेरे अगर मेरे यहाँ पर केस लेकर आ गई तो मैं उस औरत के आखिरी दम तक साथ दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितने साल भी इंतज़ार करना पड़े, मैं दूंगी इसका साथ। तो वही किया मैंने यार केस को जल्दी रफा दफा किया, लेकिन तुम्हारा केस तो तुम्हारे हस्बैंड की तरह टेढ़ा था, तो इतना साल लगा। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं कर सकती हूँ। मैंने 1 महीने की लीव ली है, छुट्टी, फिर इसके बाद मैं रिटायरमेंट हो लूँगी। तब तक तुम चाहो तो इस बीच में तुम सोचो समझो, फिर मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं खुद से पर्सनली तुम्हारे साथ जाके रिपोर्ट लिखवाऊंगी, FIR कटवाऊंगी इन सब के खिलाफ, अगर तुम चाहो तो। नहीं सर मैम, आप इतनी तकलीफ मत कीजिएगा, इतने सालों से आप मेरी वजह से इतनी चीज़ें की हैं, थैंक यू सो मच, दिल से कहती हूँ। बाकी आपकी आपकी आशीर्वाद है ना मेरे साथ, हम लोग खुश रहेंगे। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और हाँ, मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रही हूँ, ठीक है, एंजॉय योर जर्नी, थैंक यू। ये कहकर वहाँ से हट जाती। तब उसकी दोस्त आती, उसे कस के गले लगाती प्रेरणा को। फाइनली मेरी दोस्त बेगुनाह साबित हो गई। थैंक यू। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थैंक यू किसी और को भी कहना चाहिए? नहीं, तुम्हारी बेटी बदतमीज़ है, उसने कई दफ़ा मुझसे बदतमीज़ी की है। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जो चीज़ बतानी थी उसकी वजह से मैंने आपसे बदतमीज़ी की है, और अब आपके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अरे नहीं मेरा बच्चा, आई एम सॉरी टू, कि मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा सुना है ना। क्या करूँ, तुम्हारी माँ ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। उनके लिए तो अपने अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया, वो घूर के MD को देखते नहीं। उनको छोड़ने की वजह मेरी खुद की थी, अगर वो सुधर नहीं पाए तो मैं छोड़ ही दिया, क्योंकि मैं अपनी दोस्त की तरह लाइफ नहीं गुजार सकती ना। हाँ, एक दफ़ा उन्होंने हाथ उठाया था, तब मैंने भी रिटर्न उन पर हाथ उठाया, दस इट। इसके बाद हम दोनों ने अलग होने का फैसला किया। शायद ये डर गए थे कि आज मैंने इसे थप्पड़ मारा, रिटर्न से मुझे थप्पड़ मारा, कल को तो ये मुझे झाड़ू डंडे सबसे मारेगी। लेकिन प्यार का मारना और रियल मारने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक कहा आपने। तो चले मॉम, कहाँ? घर। मैंने वही कहा, मैं वही करूँगी, मैं अपने घर जाऊँगी, अपनी माँ बाप की घर, जो घर मेरा है, पर वहाँ पर आपकी सिस्टर रहती है। हाँ, जिस घर को उन्होंने भेजा था अपनी बेटी के लिए, उस घर को आपने खरीदा। जिस घर को भेजा था उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए, जिस घर को खरीदा आपने, प्रेरणा ने, अपनी माँ बाप की आखिरी निशानी, उस घर में जाना चाहती हैं आप? क्योंकि उस घर में मेरी माँ बाप की यादें हैं, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की सब कुछ है। हर वक्त संडे टू संडे तो मैं वही जाती हूँ उनके घर में रहने के लिए। मेरे साथ मुस्कान होती है। अब मैं पूरी फैमिली के साथ वही रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ भी मैं नहीं आ सकती। ये कहकर सितारा बाहर निकल जाती है। तब सितारा के पीछे पीछे उसकी माँ आती है, तो वो लोग हॉस्पिटल के बाहर निकलते गाड़ी में बैठते हैं। तो सितारा डॉक्टर, उसकी माँ कुछ कहना चाहती है तो वो कुछ नहीं कहती, वो उसे कहती है हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल किस लिए भाई? हॉस्पिटल मेरी बहन है, उसकी बच्ची है, उसकी छुट्टी होने वाली है आज, तो उन्हें अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर घर में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं ना पेशेंट की, पर मुझे उनको अपने साथ रखना नहीं है। पर मुझे तो रखना है, वो मेरे माँ बाप, मेरी माँ है, आपकी माँ। सीरियस है, कभी उन्होंने आपके ऊपर ममता दिखाई है? कभी उन्होंने? मैंने कहा ना, मैं अपनी माँ के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती। जिस तरह तुम अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, उस तरह मैं अपनी बड़ी बहन, अपनी दी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती तुम्हारे मुँह से। और ये कहकर वो खामोश हो जाती है। हॉस्पिटल पहुंचती तो उसकी माँ निकल जाती गाड़ी से, तो उसे कहती तुम भी ऊपर रूम में आ जाना। तो कहती नहीं, मुझे कहीं नहीं आना, मुझे कहीं जाना है। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती। तो वो जैसे निकल रही थी तो उसकी गाड़ी को रोक कर कहती मैं तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर घर में देखना चाहती हूँ। एड्रेस तुम्हें सेंड किया है, तुम्हें एड्रेस पता होगा या नहीं पता होगा, मैं तुम पर सेंड कर दूँगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी माँ कहने का हक दे तो तुम्हें उस घर में आना चाहिए, वरना छोड़ दो, फिर मत कहना मुझे माँ। वो उन्हें घूर के देखने लगती। हाँ, पहले तुम थे, अब मैं हूँ, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी तरह ज़िद्दी।
वो कुछ नहीं कहकर वहाँ से हट जाती है। तो ड्राइवर कहते मैम कहाँ जाना है? यही रोको, उनकी माँ को लेकर वो घर जाना है। तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती। तो कहती ठीक है मैं आती हूँ अभी, बस सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाती हूँ। ये कहकर वो ऊपर चली जाती है। तो वो आके ड्राइवर के साथ वाले सीट में बैठ जाते क्योंकि 3 लोग तो पहले ही बैठने वाले होते थे। तब वहाँ पर डॉक्टर रेहान आके कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? ड्यूटी नहीं मारना, ड्यूटी कल सुबह होगी, अभी रात के 2 बज रहे हैं। ओ मजाक कर रहा था मैंने सोचा शायद तुम्हें मुझे मुर्दा गाने में नजर आ जाओ, मैं वही जा रहा था तुम्हें देखने के लिए। किस लिए? ऐसे ही बस कह रही थी तुम मेरा मतलब। हाँ तो तुम्हारा क्या प्लान है? क्या प्लान है? इनकी दोस्त से पूछे कि क्या प्लान है। अरे मेरी दोस्त से क्यों, क्या हुआ? आपकी दोस्त अपनी बहन को घर लेके जाना चाहती है। ओ ये तो अच्छी बात है, उनकी बहन है, और अपनी बहन को छोड़े क्यों? तो उनको घूर के देखती है। देखो वो उसके सामने आके कहती है तुम अपनी जगह सही हो, वो अपनी जगह सही है, तो उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत है, लेकिन वो इसकी बहन है, वो नाखून गोश्त से हट नहीं सकता। अगर हम इसको हटाएंगे ना तो नाखून दर्द देगा, तकलीफ देगा, जब तक आपका फिर से नाखून नहीं उगेगा तब तक। लेकिन गोश्त को तो अलग नहीं कर सकते नाखून से ना, वो और पर फिर से आ जाता है, अड़ जाता है ना। कुदरत का यही निज़ाम होता है। रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जितना भी दूर करो, जितनी भी तकलीफ दो रिश्तों के अंदर, लेकिन रिश्तों एक दूसरे के साथ होते हैं। जिस तरह नाखून और उंगली का रिश्ता है वैसे ही इंसान का रिश्ता भी वैसे। माँ बाप एक हो, बच्चे उन्हीं माँ बाप के पेट से पैदा हो जाते हैं ना, कहीं पर भी रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको अपनी बहन की, आपको अपने भाई की, आपको अपनी माँ की, आपको अपने बाप की याद आएगी, कहीं पर भी हो जाए। कुछ रिश्ते अलग हो जाते, कुछ रिश्ते डिवोर्स हो जाते, कुछ चीज़ें अलग चीज़ें हो जाती। मैं एक मिसाल देती है तुम्हें, तुम्हारी मिसाल ले लो। तुम अब देख लो कहाँ हो तुम। जो लोग कहते थे सितारा अपनी माँ से कभी नहीं मिलेगी, सितारा अपनी माँ से इतनी नफरत करेगी कि ज़िंदगी में कभी उनकी शक्ल तक नहीं देखेगी, लेकिन आज देखो तुम उनके साथ रहने के लिए किस कदर बेताब हो कि तुम ये जानते हो भी कि तुम जिस इंसान से नफरत करते हो उसकी मोम से, मुस्कान की मोम से नफरत करते हो, फिर भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती है और तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहते हो, इसलिए तुम उनके साथ रहने के लिए तैयार हो। इस तरह है रिश्ते। ना चाहते हुए भी हमें वो चीज़ें करनी पड़ती जो हमारे रिश्ते के लिए ज़रूरी होता है, और अभी तुम्हें वही करना है जो तुम्हारी माँ कह रही है। आई नो कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, कुछ चीज़ें अलग होंगी। अब नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो तुम सब लोग, और मैं दुआ करूँगी आप लोग कब आओगे वहाँ पे। हाँ हम भी तो अभी जा रहे हैं, क्या मतलब हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं? देखो बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा था जहाँ मेरी दोस्त जाएगी वहाँ हम जाएंगे, और वैसे भी उसने आस पास के कुछ जगह खरीद के उस घर को नई तरीके से बनाया हम लोगों के रहने के लिए। उसकी ज़िद है, उसकी खुशी है, तो मैं उसके साथ हूँ। तो पैकिंग कब करेंगे हम लोग? मैंने तो कर ली पैकिंग। उसकी उनकी वाइफ कहती हैं तुम मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बताना तो चाहिए था कम से कम। आप ही ना, आपको नहीं पता है, बाकी सबको पता है, मामा को भी पता है, नानी को भी पता है, सबको। बच्चे तो बहुत खुश हैं कि इस जगह से नई जगह पर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। आज मेरी दोस्त की वो इतने सालों की मेहनत रंग रही है। तुम्हें पता है जब से तुम उसके साथ रहने लगी हो ना, उसके जब उसे अपनी माँ बाप का घर खरीदा है, उसके पास जो बंगलो एक और का था खाली हो चुका था, वो बिक रहा था, वो खरीदा है हमारे लिए। तो मैंने भी पैसे लगाए, मैंने कहा ये मेरा घर होगा तो मैं भी पैसे लगाऊं। तो उसने कहा ठीक है 50-50 कर लेते हैं, तुम भी लगाओ मैं भी लगाओ। फिर हम लोगों ने उस घर को नए सिरे से बनाया है, बिल्कुल नया, हमारे बच्चों की तरह रहने के लिए बनाया है। और हाँ मेरे पोतियों को तंग मत करो, तुम्हें देखकर मेरे पोता पोती डरते हैं। हाँ एक शेर है, बाकी सब तुमसे डरते हैं, वो खुद मुझसे डरते, मैंने उन्हें कुछ किया ही नहीं। हाँ पागल लड़की साइको बन के आती हो तो डरेंगे नहीं? अपनी माँ का गुस्सा मेरे घर के रूम में निकाल देती हूँ। बेचारी मेरी बहू उस घर कमरे को साफ करती रहती है, तो मैंने कई बार दफ़ा मना भी किया था आपकी बहू को कि कमरे को साफ मत कीजिएगा, फिर भी करते, फिर भी नई चीज़ें लगा देती मुझे मेरे तोड़ने के लिए, तो मैं क्या करूँ? हाँ ये भी ठीक है। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर प्रेरणा जाकर अपनी सिस्टर के रूम में नॉक करती है, तो देखती है वो लोग जाने के लिए तैयार है, तो कहते हैं चलो अच्छा आप लोग तैयार हो चुके हो। डॉक्टर से मिलती है, डॉक्टर से बात करती है, तो डॉक्टर कुछ पर्ची, मैम हमने सारी चीज़ें मुस्कान को दे दिए, डॉक्टर मुस्कान को दे दिए, वो बता देगी। नहीं मुझे समझाओ क्योंकि मैं उनके साथ रहूँगी ना, ये तो अपनी हॉस्पिटल में आएगी, अपनी चीज़ें करेगी, शायद वो बिज़ी भी रहेगी, नाइट शिफ्ट भी करेगी, तो ज़्यादा तो मैं अपनी सिस्टर के साथ रहूँगी। तो हैरान से अपनी बहन की तरफ देखती है मुस्कान की मम्मा, जिनका नाम है गीता।
गीता जी अपनी बहन की तरफ देखती है तो कहती क्या मतलब, हम कहाँ अपने फ्लैट में जा रहे हैं? नहीं तो हम अपने माँ बाप के घर जा रहे हैं। वो घर जिसने एक टाइम पर आपने बेचा था अपने हस्बैंड के लिए, उन्हें बचाने के लिए। क्या वो घर तुमने खरीदा था? जब मुझे पता चला कि आप उस घर को खरीद बेचना चाहते, उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किस तरह करूं, कैसे करूं। लेकिन मम्मा ने मुझे एक, आपको भी एक नेकलेस का सेट दिया था, एक मुझे भी दिया था। अपनी, कह सकते हो ना, अपनी पूंजी जो होती है हमारी माँओं की, जो संभाल के रखते हैं कि अगर शादी के बाद एक बेटी को दूसरी बेटी को देना है। वो सेट को मैंने तोड़ा। उसे मैंने तोड़ा नहीं, बस मैंने बैंक में जमा किया और उसे महीने पे महीने पैसे देने लगी। मैंने उनसे सख्ती से कहा कि मेरी ज्वेलरी को तोड़ेंगे नहीं, बस मुझे टाइम देंगे कि कब तक मैं उनको पेमेंट कर सकती हूँ। मेरी ज्वेलरी इतनी अच्छी है कि मैं उसे, अपनी माँ की इस निशानी को तो जाने भी नहीं दे सकती, तो उस निशानी को भी नहीं जाने दे सकती। इसलिए मैंने ये फैसला किया, अपनी चीज़ों को लगाया, वहाँ से लोन लिया, कुछ लोन मैंने अपने दोस्त से लिए, कुछ पैसे मेरी दोस्त ने मेरी मदद की। इस तरह मैंने वो घर खरीदा आपसे, बिना आपको पता लगाए वो घर खरीदा मैंने। और मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी से जाने नहीं दे सकती। और मम्मा की एक आखिरी ख्वाहिश ये थी कि हम दोनों बहनें किसी के भी साथ शादी कर लें, लेकिन साथ में उस घर में एक साथ रहें। हाँ, हम दोनों के नसीब में कुछ अलग अलग चीज़ें लिखी है। आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मेरे हस्बैंड से मेरी डिवोर्स हो चुकी है, अब हमारे 2 बच्चे हैं, हम उस घर में रहेंगे एक साथ। नहीं, मैं नहीं रह सकती, मैं तुम्हारी बेटी का सामना नहीं कर सकती, उसकी नफ़रत का सामना नहीं कर सकती। देखो दी, आप मेरी बड़ी बहन हो, मैंने आपको आपकी माँ का दर्जा दिया है, अपनी माँ का दर्जा आपको दिया है, तो मैं इस चीज़ की उम्मीद रखूँगी कि आप मेरी बात मान रखेंगे, आप अपनी बेटी की भी बात का मान रखेंगे। जो कुछ हुआ उस चीज़ को इस कमरे में, इस जगह पर ख़त्म कीजिएगा, बिल्कुल ख़त्म कीजिएगा। और जो पुरानी चीज़ें हुई थी आपके उस घर में हुई थी, इस घर में मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने उससे पहले ये घर बेच दिया था, मेरी बेटी को यहाँ लाने से पहले ही। और मुझे इस बात की खुशी है कि उस घर की दीवारों में मेरी कोई भी तकलीफ दे यादें नहीं है। मेरी हर चीज़ में, हर कुछ लफ्ज़ में खुशी है, आपके साथ है। आपकी नाराज़गी, आपकी गुस्सा, आपकी मोहब्बत, वो सारी यादें मेरे लिए उस घर में हैं, और मेरे लिए यही बहुत है। मेरी मॉम डैड की खुशबू आती है उस घर से। उस घर में जाकर मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं कहीं और जाना चाहती नहीं हूँ। वो चाहती है कि मैं उसके साथ उसके उस घर में जाऊँ जिस घर को उसकी दादी ने मेरे नाम पर किया है, लेकिन मैं उन लोगों को भी बेघर नहीं कर सकती। मुझे पता है मेरी बेटी अब जिद में आ चुकी है, वो उन लोगों को भी छोड़ेगी नहीं जिन लोगों ने उसे भी तकलीफ़ दी, उसकी माँ को बुरा भला कहा है, उन्हें भी नहीं छोड़ेगी, इतना तो यकीन में है मुझे। तब वहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है, डॉक्टर सितारा कहती है तुम यहीं रहो, मॉम को लेके घर जाओ, मैं कहीं जा रही हूँ। ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती तो कहती मैम मैं आपके साथ, मैंने जो कहा है वो करो, यही रहो तुम। ये क्या करो, गाड़ी निकालती, गाड़ी नहीं टैक्सी लेती है। वहाँ पर एक टैक्सी खड़ी थी, कह सकते हो हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ पर उसे लेकर सीधा जाती। तो कहता मैम अब मैं कहीं जाना नहीं, मेरी बीवी यहाँ पर एडमिट है। तो कहती घबराओ मत, तुम्हारी बीवी का ध्यान मेरी पूरी टीम रखेगी, बस तुम मुझे यहाँ लेकर जाओ, यहाँ से फिर से वापस हॉस्पिटल ले आओ, या फिर कहीं और जाना है तो मुझे कर लूँगी, लेकिन चलो यहाँ से। तो कहते ठीक है मैडम चलो। तो वहाँ से जाती तो एक घर के बाहर बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले के बाहर चौकीदार उसे देखकर दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि उसे जानते हैं। तो वो अंदर आ जाती है, अंदर आके सीधा बेल को चौकीदार से कहती है घंटी बजाओ। मैम सब सो रहे हैं। हाँ सो रहे हैं तो मुझे उन्हें जगाना है, तो घंटी बजाओ। तो वो घंटी बजाना स्टार्ट कर देता है। उसकी घंटी ऐसी कि एक बार बजाता है हाथ हटा देता है। तब सितारा से घूर के देखती है तो वो इंसान चौकीदार उस घंटी पर हाथ रख के जैसे हाथ हटाना भूल ही जाता है, और वो घर में जितने भी लाइटें बंद थी सबके रूमों से लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, सारे कमरों से रोशनियाँ आने लगती है। तो सब लोग हैरान थे। रात के तकरीबन 2 बजे कौन बदतमीज इंसान है जिसने घंटी पर हाथ रख के छोड़ दिए। तो सब लोग वहाँ से लॉन्च में आते हैं, मतलब नीचे आ जाते हैं, लॉन में जमा हो जाते हैं। तो कहते हैं, सब लोग कहते क्या हुआ क्या हुआ। तो उसकी माँ कहती है जाओ दरवाज़ा खोलो, देखो कौन है। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, उनकी छोटी बेटी खोलती है, सितारा को देखकर कहती है दी आप। तो सितारा को कस के हक कर लेती, सितारा उसे दूर करके कहती डोंट टच मी, 10 दफ़ा कहा मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। ये कहकर वो अंदर आ जाती। तो सितारा को देखकर उसकी वो लेडी कहती तुम यहाँ इतनी रात को, तुम्हें अगर आना था तो जल्दी आ जाती। आई नो ये तुम्हारा, आई नो ये क्या मेरा क्या मतलब, तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे, बात यही तो कर रही हो। आपके पास 24 घंटे हैं,
24 घंटे के अंदर अंदर या तो इस घर को खाली करके मुझे मेरे हवाले कीजिए या पर इस घर को रेंट में लेकर रहने रख दीजिए। आपका घर नहीं है ये। इस घर का ओनर मैं, मेरी मॉम है। जो वर्षों से आप इस घर पर कब्जा लगा के बैठी है ना बुआ जी, तो आपके पास 24 घंटे हैं फैसला करने के लिए। आपने इतनी बड़ी फैमिली बना ली है, इस घर में रहकर मुफ्त में खा रहे पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं फ्री में। यहाँ के चौकीदारों को पैसा मैं देती हूँ, यहाँ की चीज़ों को पैसा मैं देती हूँ, तो ये घर भी मेरे हवाले होना चाहिए ना, आपके हवाले तो नहीं। मैं अपनी मोम को यहाँ लाना चाहती थी, लेकिन मेरी मोम यहाँ आना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं आपको इस घर से निकालने के लिए आ चुकी हूँ। अब आप लोगों के ऊपर है। क्या कहा तुमने, तुम हमें घर से निकालोगी, तुम्हारी ये औकात। ये क्या करो, एक लड़का आके उसे मारने की कोशिश करता है तो खींच के रख किसी तरह से कस के थप्पड़ लगाती हो, वो गिर जाता है। तो उसकी वाइफ उसे संभाल के कहती आप ठीक हो, तो उससे कहता है, गुस्से से घूरता है। पहले बात, मैं वो सितारा नहीं हूँ बच्चेपन वाली जिसे तुम लोग मारते थे। मैं वो सितारा हूँ जो अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और खुद की हिफाजत करना जानती है। इसलिए मुझ पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना। अगर एक दफ़ा मारोगे, आप मुझे एक मारोगे तो मैं आपको 10 मार भी सकती हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारी माँ से बात करने दो, ना कि बीच में घुसकर बात करने की ज़रूरत है। तुम पागल हो गई हो। तुम किस तरह से बात करी हो अपने बड़ों से। बड़े सीरियसली आप वो इंसान हो ना जो मुझसे कहती थी कि तुम अपनी बांजी को टॉर्चर करो और ज़्यादा टॉर्चर करो, लेकिन उसके बाप तक ये बात ना पहुँचे कि तुम उसे टॉर्चर करते हो। तब उन्होंने क्या कहा था तुमसे, नहीं इसके बाप ने ही तो मुझे कहा इससे टॉर्चर करने के लिए। याद है वो, मैं 6 महीने यहाँ पर 6 महीने वहाँ पर गुजारती थी, याद है ना आपको। तो उस चीज़ पर रहिएगा। और ये घर, यहाँ की हर चीज़ मेरी है, मेरी सितारा की। और सितारा ही चाहती है कि आप लोग इस घर से निकल जाओ। अगर आप लोग नहीं निकले तो कल को नोटिस मिल जाएगा आप लोगों को अदालत का। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी बेइज्जती करवाना, आपको सरे हम बेइज्जत करके इस घर से निकालना, आई डोंट माइंड। अगर आप लोगों को अपनी इज्जत प्यारी है तो खुशी खुशी इस घर को छोड़ दीजिए। अगर खुशी खुशी नहीं छोड़ सकते तो रेंट पे इस घर को अपने रहने के लिए बना दीजिए। और जहाँ तक इन चौकीदारों का सवाल है, जो उन्हें पैसे मैं देती हूँ, अब उन्हें पैसे आप अपने जेब से दोगे। अपने घर के बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, जो भी होता है वो सारी चीज़ें आप खुद करोगे। टैक्स वगैरह भी आप खुद भरोगे। और रेंट अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रेंट भी मेरे हिसाब से होगा। आपको पास 24 घंटे हैं इस चीज़ को सोचने के लिए। आज की रात तो मैंने आप लोगों की नींद उड़ा दी, कल फिर मिलेंगे। ये क्या करो, वहाँ से निकल जाते। तुम ऐसा नहीं कर सकती सितारा। मैं तुम्हारी बुआ हूँ, रियल बुआ नहीं। आप मेरे पापा की कज़न है। मेरा पापा, मेरी दादा दादी ने एक ही बेटे को पैदा किया है, वो भी एक अनुराग वासु। उनकी कोई बहन नहीं। आप उनकी मामा की बेटी है, जिसे उन्हें इस घर में इसलिए जगह दिया गया था कि आप उनकी बेटी को संभालोगे, लेकिन आपने उनकी पोती को नहीं संभाला। मेरे दादा दादी ने आपको इसलिए यहाँ रखा था कि आप मुझे संभालो। उन्हें नहीं पता था उनके जाने के बाद आप लोग मुझे संभालोगे नहीं। मुझे मौत से बदतर मौत देने के लिए तैयार रहते हो। मुझे पागल करने का आधा हिस्सा तो आप लोगों का है, पागल साइको कहने का। शुरुआत तो मैंने इसी घर से सुनी थी, अपने नाम की गूंज। तुम पागल हो, साइको हो, तुम्हें नज़र नहीं आता तुम क्या कर रही हो, पागल हो, साइको हो, तुम्हें नज़र नहीं आता तुम ये कर रही हो, तुम पागल हो, साइको। तुम्हें पता नहीं कि लोगों के सामने किस तरह बात करनी चाहिए। ये लफ्ज़ मैंने आप लोगों के मुंह से सुना था, और ये सुनते सुनते मैं बड़ी हुई, और इसके बाद बाहर की दुनिया में मुझे ये लफ्ज़ मिला था, पागल हो, साइको हो। तो मैं कह देती हूँ हाँ, आज मैं आपको रिटर्न पागलपंथी और साइकोपंथी दिखाऊंगी। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने अपना फैसला नहीं सुनाया तो मेरे लोग आके आपको इस घर से धक्के मार के बाहर निकालने में 100% श्योर से मैं आपको कह सकती हूँ। ये कहकर वहाँ से निकल जाते। देखो सितारा, मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। किसी से भी बात कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। पापा से करना है, मिस्टर अनुराग वासु से करना है, वकील से करना है, जज से करना है, एम्पेयर से करना है, IPS से करना है, किसी से भी कर लो, मंत्री से करना है, शंतरी से करना है, किसी से भी कर लो। ये घर तो मेरे नाम पर है, तो फिर कोई भी आपका नहीं सुनेगा। जो मैंने कहा वो कीजिए, वरना इस घर से अपने उस पुराने घर पे चले जाए जहाँ पर छोटे छोटे कमरे हैं, बिना AC के, बिना लाइट के आप रहते थे, वैसी तरह रहिए। ये जो लग्जरी लाइफ आपको मिली है ना, और जो बिज़नेस आपको इस घर की वजह से बना चुके हो, वो बिज़नेस को भी मैं आपसे ले सकती हूँ, पर छोड़िए, वो आपकी मेहनत की कमाई है। इसकी जगह पर कहीं और ले लीजिए, लेकिन आपको 24 घंटे का सोचने का वक्त है। आपको इस घर से निकालने के लिए मेरे पास 5 मिनट है, फिर भी मैं आपको 24 घंटे दे रही हूँ। समझदारी से काम लीजिएगा। अगर गलत काम करोगे तो गलत का नतीजा गलत ही होगा।
याद रखिएगा मेरी बात को, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। लेकिन आपको गुड नाइट तो अब तो नाइट नहीं हो सकती, अब तो पूरी रात आपको इसी तरह बैठ के गुजारना पड़ेगा। ये कहकर सितारा गाड़ी में बैठती है, उसे कहती चलो, तो निकलता कहता मैडम जी अब कहाँ जाना है? अब हॉस्पिटल में चलो। लेकिन वहाँ जाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो एक मोबाइल लेती है, एक मैसेज करती है, तो कहती तुम कहाँ हो? जी मैडम मैं अभी तक हॉस्पिटल में। क्या तुम निकले नहीं हो? नहीं मैडम जी पता नहीं क्यों नहीं निकले, शायद कोई प्रॉब्लम हो चुकी है ऊपर। ठीक है मैं आ रही हूँ। वो कहती हॉस्पिटल ले चलो। तो वो लोग हॉस्पिटल आते हैं, तब वहाँ दूसरी तरफ तो कहती क्या, वो अभी बात कर रहे थे तब उनके मोबाइल पर कॉल आने स्टार्ट हो जाती है। तो प्रेरणा को मोबाइल नंबर देख के कहती ये तो नई नंबर है, किसका हो सकता है? तो वो फ़ोन उठाती है, तो वहाँ से जो लेडी की आवाज़ सुनती है उसका खून खोलने लगता है। तो फ़ोन कट, देखो प्रेरणा को फ़ोन कट मत करो प्लीज़, अपनी बेटी को समझाओ। हम कहाँ जाके रहेंगे, हम इस घर में। ओ तो मेरी बेटी आपके पास पहुँच गई है। मैं नहीं कुछ नहीं कह सकती, मैं अपनी बेटी के इस फैसले को रोक नहीं सकती। मुझे पता है वो क्या कर रही है, लेकिन मैं अभी तक वो मुझसे मिली ही नहीं और उसने मुझे बताया नहीं कि उसने क्या किया है। अब तुम वो सारी बातें बताई जो उसने उससे की है। प्लीज़ अपनी बेटी को समझाओ। हम किस जगह जाएंगे, ये पूरी फैमिली पूरा घर है हमारा। मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती जब तक मेरी बेटी खुद से मुझसे बात ना करे। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है। तो कहती उसकी बहन कहती देखा अगर वो उस औरत के साथ इस तब कर सकती है तो फिर भी मैं, आप मेरी बहन हो, सगी बहन। वो लोगों ने जो किया मेरी बेटी के साथ, शायद इससे बुरा तो आपने मेरी बेटी के साथ नहीं किया होगा। इतना तो मैं जानती हूँ, इतना तो मैं जानती हूँ कि मेरी मम्मा की परवरिश इतनी ख़राब नहीं थी और मेरे पापा की प्यार इतनी भी गंदी नहीं थी कि उनकी बेटी उससे ज़्यादा ख़राब कर सके मेरी बेटी के साथ। अब चलिए यहाँ से, उससे पहले वो ऊपर आके कुछ और गलत बोल दे, मुझे पता वो सीधा ऊपर आएगी। ये कहकर वो अपनी बहन को हाथ संभाल के आराम से चेयर पे बिठाती है। वो चेयर जो गाड़ी जैसे बिठा के ना लेके जाते हैं, उनके कदम थोड़ा सा मतलब इतने भी सेहत नहीं मिले उन्हें। डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा चलने से मना किया। हाँ थोड़ा बहुत चल सकती है लेकिन ज़्यादा चेल कदम करने से मना किया। तो उन्हें आराम से बिठा लेते हैं और वहाँ से लिफ्ट की तरफ निकल जाते। जैसे लिफ्ट में बैठ जाते वो नीचे आ जाते। उसी टाइम पर सितारा की टैक्सी भी आके रुक जाती है। वो सितारा उस इंसान को पैसे कहती रुको, और ड्राइवर को आवाज़ देती। ड्राइवर से कहती इसे पैसे दो, एक्स्ट्रा दो, ठीक है। लेकिन मैडम इतना बनता है, कोई बात नहीं, आपको इतने रात को तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। वो सितारा जो किसी को तकलीफ़ देकर माफ़ी नहीं मांगती थी, लेकिन आज मांग रही है और कहती है इससे एक्स्ट्रा पैसे जो आपको मिलेंगे अपनी बीबी के लिए फ्रूट वगैरह लेके चली जाइएगा। तो कहती थैंक यू मैम, लेकिन एक सवाल पूछना था, ये हॉस्पिटल तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो? हाँ मैडम जी सच कहा आपने, ये हॉस्पिटल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जहाँ मेरे बेबी काम करती है ना, वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो मकान लोग मालिक लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरी बीबी को यहाँ एडमिट करवाया, उनका इलाज करवाया, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो कहता है अच्छा तो ऊपर तुम्हारी बीबी के साथ कौन है? मेरी माँ और उसकी माँ है, दोनों हैं। वो क्या है ना, नया नया बच्चा हो रहा है ना इसलिए। तो तुम्हारी बीबी अभी भी काम करती? नहीं नहीं नहीं, वो जब मतलब कवारी थी ना, वो अपनी माँ के साथ काम करती थी उस घर में। और वहाँ के सब लोग बहुत अच्छे, मेरी बीवी को बेटी बहन मानते, इतने अच्छे हैं वो लोग। अच्छा ठीक है, अगर कोई भी मसला हो तो ये सिर्फ इतना कह रहा कि तुम डॉक्टर सितारा के पेशेंट हो, डॉक्टर सितारा की पेशेंट है तुम्हारी वाइफ, इससे क्या होगा, फिर तुम देख लेना क्या होने वाला है। तब वो बात कर ही रहा था तो उसके फ़ोन आता तो उसे ऊपर बुलाया जाता। तो कहता क्या क्या हुआ, तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया? ये नर्स पता नहीं क्या कह रहे, समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि पढ़ा लिखा तो उनका दामाद ही था। तो कहता ये करना ये करना ये करना है। तो कहते अच्छा ठीक है जल्दी चलो जल्दी। उससे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। कहते ना डॉक्टर लोग पेशेंट लोगों के साथ ठीक से बात नहीं करते। तब उसे याद आता है हम ऐसे वैसे कोई पेशेंट नहीं है, हम डॉक्टर सितारा के रिकमेंड किए हुए यहाँ पर आए। तो जैसे सुनते वो ने आओ देखते ना था कि क्या क्या कहा आप लोग, आपने क्या कहा? हमने ये कहा हमें डॉक्टर सितारा ने यहाँ भेजा है। क्या कहा, फिर से कहो। हमें डॉक्टर सितारा ने यहाँ भेजा है, उन्होंने कहा है कि यहाँ जाओ, तुम्हारे तो अगर कोई तकलीफ़ हो तो मेरा नाम ले लेना। तो ठीक है, उनको शिकायत मत करना हमारी। तुम पागल हो, कोई भी मुँह उठा के आ जाएगा डॉक्टर सितारा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। कोई भी किसी तरह डॉक्टर सितारा का नाम नहीं लेता, समझी तुम। हम माफ़ी चाहते हैं, आप छोड़ दीजिए, हम सब काम खुद कर लेंगे, जो काम हमारे हम खुद कर लेंगे। ठीक है ठीक है। तो उनकी माँ कहती क्या सच में डॉक्टर सितारा तुम्हें मिल चुकी है? हाँ थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे कहा था कि कोई भी मसला हो बस मेरा नाम ले लेना। उनका नाम इतना बड़ा है कि उनके नाम सुनते ही दोनों नर्स भाग गए। तो लड़की जो मानती नहीं तो कहती अच्छा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हें डॉक्टर सितारा ने भेजा?
तो फ़ोन दिखाती है जहाँ पर सितारा का नाम लिखा था और उसका नंबर ही लिखा था, वो नंबर जो पर्सनल ही सितारा इस्तेमाल करती है, जो नंबर सिर्फ हॉस्पिटल के टीम के पास है, नर्सेस के पास है और वहाँ के डॉक्टरों के पास है, यहाँ के तक के वहाँ के रिसेप्शनिस्ट के पास है, वही नंबर उस आदमी के पास है। तो समझ जाती कि वाकई डॉक्टर सितारा ने ले भेजा है। वही दूसरी तरफ जहाँ डॉक्टर सितारा ऊपर आने वाली थी तो देखती है कि बाहर वो लोग निकल रहे थे, तो अपनी मॉम की तरफ उनको इग्नोर करके सिर्फ इतना कहती, आप इतनी लेट क्यों आ गई? वो क्या है ना, प्रॉब्लम हो गई थी, गाड़ी मेरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो देख रहे थे, तो तुम चलो, तुम कहाँ गई थी? कहीं पर भी, आप छोड़ी इस बात को, घर चलिए। ये कहकर उन्हें बिठाती है और पहले अपनी सिस्टर को बिठाती है, फिर खुद बैठती है, फिर वो बैठते हैं और सितारा को कहती है तुम बैठो आगे। तो डॉक्टर रेहान कहती है हाँ बैठ जाओ भाई, तुम्हारे पास जगह है, फैमिली बड़ी है लेकिन जगह है तुम्हारे पास, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो उन्हें घूर के देखकर आगे बैठ जाती है। तो उनका काफ़िला निकल जाता है उस घर की तरफ। तब वो कुछ कहती नहीं, लेकिन सितारा की माँ उससे बात करना स्टार्ट करती, तुम्हें पता है ये घर हमारे मम्मा पापा ने कब बनाया था? जब हम लोग पैदा हुए थे तब दी, पहले दी थी फिर मैं थी। लोगों ने कहा बेटियाँ हैं, बेटियाँ क्या करेंगी, ये बहुत सी बात है। और सितारा से करने लगती है। सितारा सिर्फ सुन रही थी, उसकी आंखें नीचे थी और कुछ कहती नहीं, बस सुन रही थी। मुस्कान सितारा की तरफ देख रही थी, तो सितारा इग्नोर कर चुकी थी उसे। तो उसके हाथों में थोड़ी सी बैंडेज लगी थी जिसमें उसको ड्रिप वगैरह लगा था, इंजेक्शन उसे भी लगाया गया था कि वो ज़्यादा ट्रस्ट ना ले, टेंशन ना ले। तो वो लोग घर पहुँच, तकरीबन 20 या 25 मिनट का रास्ता था, वो लोग घर पहुँच जाते। तो कहते ये लोग हम आ गए घर। तो जैसे ही घर के बाहर गाड़ी रोकते तो घर देखकर एक पल के लिए मुस्कान कहते ये घर है हमारा, हमारी नानी का घर, ये है घर। हाँ कुछ चेंजिंग हमने की है। नहीं ये घर तो थोड़ी सी चेंज होगी। हाँ तो जाहिर सी बात है, फैमिली बड़ी होगी तो घर को भी बड़ा करना पड़ेगा। तब वहाँ पर डॉक्टर रेहान की भी फैमिली आ जाती है। तो कहती है वाह ये हमारा नया घर है। तो डॉक्टर रेहान की फैमिली हंसते हुए अंदर चली जाती है। वो अपने फ्लैट की तरफ, अपने घर की तरफ जाते। तो कहते हैं हाँ लो अंदर, यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या मतलब? और दरवाज़ा कम ऐसे क्या पड़ा है ना, क्या मतलब हमें यहाँ से जाना है, अपने घर जाना है ना, अभी मुझे सोना है। आंटी प्लीज़ बातें बाद में। हाँ तो यहाँ से अंदर जाओगे ना, यहाँ से एक रास्ता खुला है तुम लोगों के आने जाने का। कि क्या मतलब? और जैसे ही अंदर आते तो देखते गार्डन एरिया एक साथ जुड़ चुकी है। वो कहते वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। बिल्कुल यहाँ से एक रास्ता है और किचन की तरफ से एक रास्ता है, तो तुम लोग आराम से वहाँ से आ जा सकते हो टर्निंग के बिना। इस तरह के बनाए हमने घर। हाँ आंटी आपने अपनी दोस्त का सोच कर बहुत अच्छी तरह बनाया। बिल्कुल, कभी भी मुँह उठा के मैं उसके पास आ जाती हूँ और कभी भी वो मुँह उठा के मेरे पास आ सकती है, इसलिए टेंशन फ्री। तो ठीक है अपना कमरा चुनो तुम लोग। नहीं मैंने तुम लोगों का कमरा चुना है, मैं और मेरी बहन इस कमरे में रहेंगे। ये मेरा कमरा है, ये साइड वाली मेरी बहन का कमरा है। हाल फिलहाल तो मैं इनके कमरे में ही शिफ्ट रहूँगी क्योंकि मुझे इनके साथ रहना है। नहीं आंटी आप अपने अपने कमरे। देखो सितारा तुम भी एक डॉक्टर हो, तुम्हें अपनी चीज़ों पर फोकस कर लेना चाहिए। बहुत हो चुका लेटिंग, बहुत लेट कर लिया तुमने। हाँ बिल्कुल, लेट करते करते कितना लेट होगी। वहाँ पर लैला भी थी, तो लैला को घूर के देखती है, और नहीं तो क्या, हमारी हमारी सितारा जी तो एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, आप उससे जूनियर बन के बैठी हुई है। ऐसा नहीं लगता आपको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है जूनियर बनने में? हालांकि आप हम सबसे बड़ी हैं, आपको क्लास देते तो मुझे भी शर्म आती होगी कभी कभार कि आपकी सीनियर होकर मुझे जूनियर से क्लास ले रही है, शर्म आनी चाहिए आपको। वो घूर के उसे देखती है तो कहती अच्छा ठीक है, तुम दोनों का कमरा ऊपर है, नीचे वाला फ्लोर हमारा है, ऊपर तुम लोग का। वो लैला और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऊपर रहेंगी। क्या मतलब हम यहाँ रहेंगे? क्योंकि तुम्हारी मोम तो जाने वाली है। हाँ तो ये तुम्हारी मोम से बात करके हमने तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया, तुम अब यहाँ रहोगे हमारे पास। आप ये क्या कह रही हैं? हम रखे मेरा मतलब रेंट पर। देखो जिस तरह मेरी बेटी सितारा है ना, उस तरह तुम भी हो, और खबरदार कुछ ऐसा वैसा सोचा तो चलो शराफत से जाओ ऊपर, अपना रूम देख लो, तुम लोग भी जाओ, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम लोग को सोना चाहिए। तो लोग चढ़ने लगते, सितारा बाहर की तरफ निकलने लगती। तो उसकी माँ कहती हाँ कहाँ जा रही हो? बाहर ताज़ी हवा खाना। हाँ तुम्हारी बालकनी इतनी बड़ी है कि तुम वहाँ पर बैठ के ताज़ी हवा खा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है मुझे, जाओ चलो ऊपर जाके सो जाओ। तो लोग चढ़ने लगते। तब लैला अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में उठा के कहती हाय मेरी जान, लो हमें बेटे बेटा घर भी मिल गया, एक फैमिली भी मिल गई, कितनी अच्छी लाइफ है ना हमारी। तो कहती है हाँ हमारी लाइफ छोड़ो, तुम छोड़ो पीछे, तुम्हारी दोस्त आ रही है लैला की गर्लफ्रेंड जूली कहती छोड़ो बदतमीज़ इंसान। अरे देखो बड़े लोग चले गए, अब छोटे लोगों के सामने क्या शर्म करना, हमारी फर्स्ट नाइट यहाँ होने वाली। हाय एक मिनट रुको, ये देखो तुम लोग अपने कानों में रुई टूस लो, अगर इनकी आवाज़ हमारी आवाज़ तुम तक पहुँचे तो।
व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो तुम? अरे तुम लोगों के अंदर फीलिंग नहीं है तो क्या हुआ, हम लोगों के अंदर फीलिंग है और बहुत ज़्यादा है भाई। इतने दिनों से तुम्हारे चक्कर में भागा भागी करके मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ठीक से देखा ही नहीं है। बिना कपड़ों के देखना चाहती हो? सितारा कहती तो कहती हाँ बिल्कुल, गर्लफ्रेंड मेरी है, लव मैं करता हूँ, तो बिना कपड़ों के देखने में मज़ा जो है ना वो कपड़ों में नहीं है। ये आंख मार के वो अपनी बीबी को अपनी बेडरूम के लेकर तरफ जहाँ पर लैला लिखा था, लैला इस रूम, तो कहते वाह आंटी ने क्या ज़बरदस्त बनाया है कमरा। लैला, सितारा और मुस्कान, हाय। वैसे अगर ये दोनों नाम एक साथ जुड़ जाए कैसे रहेगा? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये कहते हो रूम की तरफ बढ़ने वाली, तब सितारा का हाथ पकड़ती है मुस्कान, तो मुस्कान को घूर के देखती है। तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं हो रहा? देखो तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो नीचे आती है फिर से और वहाँ से कुछ मेडिसिन लेके ऊपर आ जाते हैं। सितारा की माँ कहती तुम ये क्या कर रहे हो? वो सितारा को मेडिसिन देने ना सर दर्द की, उन्होंने अभी तक दवाई वगैरह नहीं खाई। अच्छा कुछ खा भी लो, तुम लोगों के लिए खाना भेज दूँ? पर नहीं, खाने का दिल नहीं कर रहा, बस मैं ये मेडिसिन उन्हें देना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, संभाल लेना खुद को भी और उसको भी। ये कहकर वो लोग अपने रूम की तरफ जाते हैं। मेरी बेटी अब घबराइए मत, मेरी सितारा वो सितारा नहीं है जो आपकी बेटी को तकलीफ़ दे सके। तो जब वो ऊपर आती तो देखती कि वो वहाँ पर बैठी ही नहीं थी जहाँ पर उसने उसे बिठाया था। तो वो अंदर की तरफ जाती, दरवाज़ा नॉक करती, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। तो सितारा का आवाज़ कहती सितारा दरवाज़ा खोलो, मेडिसिन खा लो, तुम्हें दर्द होगा, सर में दर्द होगा। तो सितारा कोई जवाब नहीं देती, तो सिर्फ इतना कहती है अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला ना तो मैं यहीं पर पूरी रात बैठ जाऊँगी, चाहे इससे मुझे तकलीफ़ क्यों ना हो। तुम्हें अगर मुझे तकलीफ़ में देखना है तो शौक से देखो। तब वहाँ से लैला के कहती क्या है तुम लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, सोना नहीं है क्या? हम लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आई एम सॉरी, वो सितारा दरवाज़ा नहीं खोल रही। अच्छा ऐसा है क्या, रुको। वो है टेबल के पास जाती है, उससे कहती ये लो पकड़ो। ये क्या है? चाबियों का गुच्छा है यार, कमरे का एक्स्ट्रा चाबी इसमें होंगी ना, और नंबर भी देखो आंटी ने लिखे हैं। कितना समझदारी का काम किया। और आपको इसके बारे में किसने बताया? वो आंटी ने बताया है हमें कि तुम लोग जब भी परेशान हो, तुम लोग के रूम के दरवाजे तुम्हारे पार्टनर ना खोले ना तो ऊपर वाले ड्रॉर में जो ड्रॉर है उसे खोल के चाबी निकाल लेना, ये कहा है। और यार क्या मस्त आंटी ने घर बनाया है, ज़बरदस्त है। एक एक चीज़, पुरानी भी चीज़ों को उसी तरह वैल्यू दिया गया है, नई चीज़ों को भी, पुरानी चीज़ों को नया बनाया गया और बहुत मस्त बनाया गया यार, बहुत खूबसूरत। और अच्छा खासा उन्होंने एक्स्ट्रा जगह लिया है बनाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट यार, हर रूम में हर चीज़ मौजूद है, फ्रिज मौजूद है, एसी मौजूद है। ऐसा लग रहा है ना एक परफेक्ट फैमिली के लिए परफेक्ट घर बनाया अपनी आंटी ने, बहुत अच्छा घर बनाया। हाँ, तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है अब तुम्हें सोना नहीं है क्या? कब से कह रही सोना है सोना है। हाँ हाँ आ रहा हूँ, बातें बाद में करेंगे, घर के बारे में कल देखेंगे, कल पूरा घर देखेंगे फिर बातें करेंगे। अभी तुम जाओ उसको देख लो, उसके हाथ में थोड़ा सा शायद माथे में थोड़ा खून निकल रहा है, उसकी ड्रेसिंग भी करवा देना ठीक है। ये कहकर वो अंदर चली जाती है और हाँ ये पकड़ो बॉक्स, थैंक यू। वो चाबी लेती जिसमें रूम नंबर लिखा था तो खोल देती, अंदर आ जाती। देखती है रूम कितना बड़ा खूबसूरत रूम है और बहुत ही शानदार रूम था, उसकी फर्नीचर से लेकर उसकी चीज़ें। वो यहाँ वहाँ देखती तो देखती वॉशरूम की तरफ देखती तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला है, लाइट बंद है। तो वो समझती थी बालकनी की तरफ साइड में जाती है। वहाँ पर सितारा खड़ी थी और उसके हाथ में स्मोक सिगरेट थी जिसे वो जला के फूंक मार रही थी और उसकी तरफ देखकर आगे बढ़ती है। ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लगी और कल के बोनस एपिसोड भी आप लोगों को कैसे लगा। टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद ज़रूर कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, कमेंट्स ज़्यादा कीजिएगा यार, तो आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और कल का बोनस एपिसोड और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, ये कहना चाहती हूँ अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस कभी कभार उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइस मेरे लिए दुआ करने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों की दुआओं की वजह से हम अब तक अल्लाह के एहसान से हम सही सलामत है, ठीक ठाक है। बस दुआ कीजिएगा, मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोग भी